पिछले कक्षा में हम लोग वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प के बारे में पढ़े थे। आज के क्लास में हम लोग वायुमंडल में उपस्थित धूल कण डस्ट पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, हमारे वायुमंडल में जो है बहुत ही छोटे छोटे ठोस कण हैं, जैसे कि मिट्टी के कण, राख, समुद्री नमक, धूल, परागकण, उल्काओं के टूटे हुए कण। ये सब जो हमारे वायुमंडल में जो हैं, जो ठोस कण हैं, ये सभी धूल कण हैं। तो अब ये धूल कण जो है वायुमंडल में किस प्रकार का रोल करते हैं, इसको समझते हैं। तो देखिए, वायुमंडल में जो जलवाष्प है, वो जलवाष्प जब संघनित होते हैं तो ये संघनन का काम इसी डस्ट पार्टिकल पर होता है। इसी डस्ट पार्टिकल पर जलवाष्प संघनित होते हैं, बादल बनते हैं और बारिश होती है। तो डस्ट पार्टिकल जो है वायुमंडल में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जो धूल कण है, वो धूल कण उपोष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में धूल कण काफ़ी अधिक होते हैं, जबकि जो विषुवतीय क्षेत्र है और जो ध्रुवीय क्षेत्र है, वहाँ धूल कण की मात्रा कम होती है, काफ़ी कम होती है। देखिए, जो हमारा विषुवतीय क्षेत्र है, उन क्षेत्र में बारिश अधिक होती है। बारिश अधिक होने के कारण धूल कण जो है वो नीचे बैठती है, जबकि जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ की भूमि बर्फीली है, जिनके कारण धूल कणों की मात्रा काफ़ी कम होती है। वहीं आप उपोष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में देखिएगा तो वहाँ बारिश कम होती है और वहाँ की हवा जो होती है वो सूखी हवा होती है। और जितने भी बड़े बड़े मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, वो सभी इसी कटिबंध में पड़ते हैं, जैसे कि सहारा का मरुस्थल हो गया। तो ये सब जो रेतीली भूमियाँ हैं, रेगिस्तान हैं, तो ये सब इसी कटिबंध में पड़ते हैं, जिनके कारण वहाँ धूल कणों की मात्राएं अधिक होती है। जब रेगिस्तानी क्षेत्र में हवाएं चलती है, तेज़ हवाएं चलती है, तो ये जो रेत है, ये धूल कण के रूप में वायुमंडल में पहुंचती है, जिसके कारण उन कटिबंधों में जो है धूल कणों की मात्रा अत्यधिक होती है। अब अगला है हमारा पढ़ना वायुमंडल की संरचना, आपको पढ़ना है। तो अभी तक जो हम लोग पढ़े वो है वायुमंडल के संगठन के बारे में पढ़े, मतलब कि वायुमंडल में कौन कौन से संघटक है। जैसे कि हम विभिन्न प्रकार के गैस के बारे में पढ़े, जलवाष्प के बारे में पढ़े, धूल कण के बारे में पढ़े। तो अभी जो हम लोग पढ़े वो वायुमंडल के संघटक के बारे में पढ़े कि क्या क्या इनका कंपोजिशन है। अब हम वायुमंडल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो हमारे वायुमंडल की संरचना क्या है। तो देखिए, तापमान के स्थिति के अनुसार जो है, टेम्परेचर के अनुसार जो है, वायुमंडल को 5 विभिन्न भागों में बांटा गया है। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल जिसको वायुमंडल भी कहते हैं, और बहिर्मंडल। मतलब टेम्परेचर के हिसाब से वायुमंडल को जो है 5 परतों में बांटा गया है। अब जो हमारा वायुमंडल है, उसका घनत्व और तापमान जो है विभिन्न परतों का अलग अलग है। पृथ्वी के आसपास का जो वायुमंडल है उसका घनत्व अधिक है, जबकि हम पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं उसका घनत्व कम होते जाता है और साथ ही साथ वायु विरल होती जाती है। तो
ऐसा क्यों है कि पृथ्वी के आसपास जो वायुमंडल है उसका घनत्व अधिक क्यों है? तो देखिए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ये वायुमंडल पृथ्वी से बंधा हुआ है। तो पृथ्वी के सतह के आसपास को जो वायुमंडल है वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल का अधिक प्रभाव है, जिसके कारण वहाँ पर का वायुमंडल का घनत्व अधिक होता है। ठीक है, अब हम इस डायग्राम से जो है हम इस समझते हैं वायुमंडल के विभिन्न परतों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले ये वायुमंडल का पहला परत है क्षोभ मंडल। ठीक है, तो वायुमंडल की जो पहली परत है क्षोभ मंडल, वो पृथ्वी की सतह से औसतन 13 किलोमीटर, लगभग 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्षोभ मंडल होता है। ठीक है, और क्षोभ मंडल में आप जैसे जैसे ऊपर जाइएगा, ठीक है, आप जैसे जैसे क्षोभ मंडल में ऊपर की ओर जाइएगा तापमान घटता है, तापमान घटता चला जाता है। ठीक है, और जितनी भी मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं होती है, चाहे बादल बनते हैं, बारिश होती है, आंधी तूफान आते हैं, आंधी तूफान का आना या फिर बिजली कड़कना, ये सारी घटनाएं जो होती है वो सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती है। मौसम संबंधित जितनी घटनाएं हैं सभी घटनाएं वायुमंडल की पहली परत क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है, अब क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर जो है क्षोभ सीमा पाया जाता है, क्षोभ सीमा है। तो अब इस क्षोभ सीमा जो है ये क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करती है। तो क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर वायु की एक मोटी परत है जहाँ मौसम संबंधित जितनी घटनाएं हैं वो अचानक से रुक जाती है वहाँ पर, और जो तापमान जो घटता है वो तापमान भी लगभग अस्थिर हो जाता है। तो इसी को इस यहाँ पर के भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं। दूसरा परत है हमारा समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर है समताप मंडल। समताप मंडल में आप जैसे जैसे ऊपर जाइएगा, ठीक है, टेम्परेचर इसका बढ़ता है। समताप मंडल में जब आप ऊपर जाइएगा तो टेम्परेचर बढ़ता है, और समताप मंडल में ही जो है ओजोन परत पाई जाती है, और यही ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को पृथ्वी पर पहुंचने तक रोकती है। मतलब पृथ्वी पर उस अल्ट्रावायलेट रेज को नहीं आने देती है, उसको रोकने का काम करती है ओजोन परत। और इसी समताप मंडल में हवाई जहाज़ जो है, जितने भी एरोप्लेन हैं, सभी इसी समताप मंडल में उड़ान उड़ते हैं, उड़ान का काम करते हैं। तो एरोप्लेन इसी में इसलिए उड़ते हैं समताप मंडल में क्योंकि यहाँ मौसम संबंधित जितनी घटनाएं होती है यहाँ पर नहीं होती है, वो सभी क्षोभ मंडल में ही होती है। तो ठीक ऊपर उसके उड़ान भरने से इसको किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होता है उड़ान भरने में, इसलिए वायुमंडल समताप मंडल में जो है एरोप्लेन हवाई जहाज़ उड़ते हैं। समताप मंडल के ठीक ऊपर समताप सीमा है जो मध्य मंडल और समताप मंडल को अलग करते हैं। मध्य मंडल में जब आप ऊपर की ओर जाइएगा तो टेम्परेचर फिर से घटने लगता है, टेम्परेचर घटता है, और उल्का पिंड से संबंधित जितनी घटनाएं होती है वो सभी मध्य मंडल में ही होती है। मध्य मंडल के ठीक ऊपर मध्य सीमा है जो आयन मंडल और मध्य मंडल को विभाजित करती है। आयन मंडल में भी जब आप ऊपर की ओर बढ़िएगा तो टेम्परेचर बढ़ता है, और उसके बाद इसी मंडल में जो है विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, जिसके कारण इसको आयन मंडल
कहा जाता है। जो हम रेडियो तरंगे भेजते हैं, ऐसी विद्युत आवेशित कण के कारण ये परावर्तित होती है, जिससे कि हमारा टीवी वगैरह चलता है। तो इस आयन मंडल को बाह्य मंडल भी कहा जाता है और इसके ठीक ऊपर है बाह्य सीमा। और अगला परत है बहिर्मंडल। ये बहिर्मंडल सीधे वायुमंडल का ये 5वां परत है और यहाँ से ये अंतरिक्ष में मिल जाती है। तो देखिए, ये जो हम आपको समझाए, ये अभी आपको एक डायग्राम से इसके परत के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दिए हैं। अभी आपको अगले क्लास में एक एक मंडल को काफ़ी विस्तार से आपको पढ़ना है। ठीक है।